इनकम टैक्स एक बहुत ही बेहतरीन ये सब्जेक्ट है। थ्योरी में भी पढ़ना है और जीवन में तो कमाना ही है, तो कमाई पे ये टैक्स पूरे जीवन भर भरना है। इसीलिए ये सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। पुराने सेमिस्टर्स को देखते हुए पता चलता है कि एग्जाम का जो पैटर्न उन्होंने कर दिया है उसमें वो एमसीक्यू भी पूछ रहे हैं, और एमसीक्यू की फॉर्म में वो कई बारीक पॉइंट्स को पूछ लेते हैं। तो आपकी जो बुक होंगी टैक्स की, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं। उन्हें हमें कैसे हम रिवाइज करेंगे उन बुक्स से जो इतनी ज़्यादा वास्ट होती हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ये मटेरियल दिया है जिससे आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, और आज हम इनकम टैक्स की लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले एक बार रिकॉल करेंगे कि मैंने अभी तक जो आपको फर्स्ट क्लास दी थी, पढ़ लिया ना, उसमें क्या बताया था। एक तो बताया था कि सर टैक्सेस क्या हैं और क्यों चार्ज किए जाते हैं, तो पूरा इंफॉर्मेशन पर्पस से था, एग्जाम से इसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आ गया काइंड्स ऑफ टैक्सेस, जहां पर मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, और इसमें मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक पर्सन पर पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट इंसिडेंस अलग अलग पर्सन्स पर पड़ता है। उसके मैंने एग्जाम्पल दिए थे। तो आपसे एमसीक्यू की फॉर्मेट में ये पूछा जा सकता है, सर टैक्सेस हैं, कोई हफ्ता वसूली नहीं है। हफ्ता वसूली मतलब गुंडागर्दी, टैक्सेस का मतलब ये लीगल है। लीगल है तो भाई आपको पावर कहां से मिली, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसकी पावर मिलती है। तो उन्होंने शेड्यूल नंबर 7 बना रखा है। शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट बना रखी हैं, जिसमें से यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप इन मुद्दों के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हैं, और फिर यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट की मदद से, जिसमें लोअर हाउस अपर हाउस आते हैं, वहां से लॉ पास करा के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी लेकर के इन एक्ट्स को बनाती है। तो लॉ बनाना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाएगी। इसकी अमेंडमेंट करने के लिए हर साल बजट के माध्यम से फाइनेंस एक्ट लाया जाता है, और फाइनेंस एक्ट की मदद से इनकम टैक्स के कानून में बदलाव किया जाता है। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट बार बार हमसे पूछता है कि सर क्या आपकी वीडियोस जो हैं वो लेटेस्ट हैं, पुरानी हैं। तो बेटे वीडियोस बनाने में समय लगेगा, इसीलिए पुरानी वीडियोस उपलब्ध करा दी जाती हैं, और कंटिन्यूसली हम उसका अपडेशन भी करते रहते हैं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि क्योंकि सिमिलर गवर्नमेंट चल रही है, सेम फाइनेंस मिनिस्टर चल रहे हैं, तो कोई बहुत मेजर चेंजेस पुराने फाइनेंस एक्ट और नए फाइनेंस एक्ट में नहीं है। अगर जल्दी हो पुरानी वीडियो देख लियो तो घबराना नहीं है, लॉ सेम है। और नई वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपको नया लगे कि हाँ कुछ नया है। खैर, तो सर लॉ बन गया, लॉ बनने के बाद उस लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, तो एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है। ओहो, नाम बदल चुका है ना, सीबीआईसी हो चुका है, सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो हमारे डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, और वो सीबीडीटी कहता है कि भाई जब मैं इनकम टैक्स का पालन करवाऊंगा तो मुझे कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट में उसे पावर दे दी गई, भाई रूल बना लो। पब्लिक को, डिपार्टमेंट को कभी कभी कुछ दिक्कतें होंगी तो सर्कुलर इशू किए जाएंगे, क्लासिफिकेशन इशू की जाएगी, और नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे। यहां पर एक करेक्शन है, हमने क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है जबकि यहां पर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, मैं इसे अपडेट कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि सर्कुलर्स जो होते हैं
वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है, मैं अभी दिखाऊंगा। और कोर्ट जजमेंट जो होती है उनकी एप्लीकेबिलिटी किस पर होती है, हाई कोर्ट कहाँ एप्लीकेबल करता है जजमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होता है। ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई थी, एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करके जानी है। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग पर्सन पे होता है। तो ये बारीक बारीक कुछ पॉइंट्स हैं, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था कि पेपर में ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये हमने देखा था। नाउ हम जो आपको रीड करवाना चाह रहे हैं, यहां पर क्लैरिफिकेशन करना है, ठीक है मैं कर दूंगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, assessee इज नॉट बाउंड बाय दीज सर्कुलर्स। तो एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट क्लास का पॉइंट था, स्पेशली हाईलाइट मैं करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर मत कहना सर बताया नहीं था। चलिए, आज वो दिन आया कि जब हम प्री इनकम टैक्स से इनकम टैक्स के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, सर हमने कितना पढ़ना है? तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर, या अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो कोर्स पढ़ना है वो बेसिकली ये है जो कि आपके सामने है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेजरली सेक्शन 1 टू सेक्शन 80 तक सारा है, फिर एक दो सेक्शंस और हैं। तो हमने ये मेजर चैप्टर्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि फिर आप हमसे पूछेंगे ना कि सर एग्जाम में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाने से पहले बता दे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरेटिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल है, किस तरीके का आएगा। ये हमारा मेजरली कोर्स आपके सामने में है। इसको पढ़ने के बाद ठीक है, आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि बुक में मैंने बताया कि बहुत डिटेल में होगा। आज हम क्या शुरुआत करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। आज हम सबसे पहले आपके साथ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, और बेसिक कंसेप्ट्स में आता है सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। चैप्टर में थ्योरी भी होगी और चैप्टर में प्रैक्टिकल भी होगा, इसमें दोनों पार्ट होंगे। तो हमारे पास एग्जाम में इस पर थ्योरी भी पूछी जाती है, और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल केवल आपको इनकम टैक्स का ओवरव्यू देने के लिए होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में प्रैक्टिकल नहीं आएगा, थ्योरी आएगा। तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल इसलिए ज़रूरी होगा कि वो आपके माइंड में इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल की मैपिंग करेगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उस पर आ पाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस आएंगे, और इस पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें हम इनकम टैक्स के सेक्शन 5 टू 9 तक जाएंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लास्ट में जाके देखेंगे, क्योंकि आपने इनकम पढ़ी नहीं तो एग्जेम्प्टेड इनकम हम कैसे समझाएंगे आपको। तो जब इनकम पढ़ाई जाएगी चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 टू 8 जो चैप्टर्स हैं, जब हम आपको उनमें इनकम पढ़ाएंगे तो उसी में एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा सैलरी इनकम का चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। एग्जाम में इस पर एक्सक्लूसिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, एक्सक्लूसिव। और आपको बता रहा हूं बेटे, ये बहुत लेंदी चैप्टर होगा। तो कोई भी बच्चा अगर मेरे से ये पूछेगा कि सर सैलरी इनकम को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते सर बहुत लेंदी है, कोई बात नहीं, बुक में ये चैप्टर
110 पेजेस का, 120 पेजेस का होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं 10 पेजेस के आपको नोट्स बना के दे दूंगा। उस 10 पेजेस में पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल को हमने हर हालत में फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं एग्जाम में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आएगा एक हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। चैप्टर स्मॉल है, चैप्टर इजी भी है, और चैप्टर में कुछ लॉ में क्लैरिटी ना होने से एक दो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, और उन डिस्प्यूट्स को आपने समझना है हमारे साथ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपने सैलरी इनकम का क्वेश्चन करना ही करना है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपने करना ही करना है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी दोनों में से मेजरली प्रैक्टिकल आता है, और इसमें स्मॉल थ्योरी टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पीजीबीपी चैप्टर आएगा ना, ये वो चैप्टर है जिसे बच्चा खूब कहेगा कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ाओ ना, पढ़ाओ ना, पढ़ाओ ना, और बाद में जानते हो जब एग्जाम फेस करने वाला होगा तो सबसे पहले बोलेगा सर ये चैप्टर छोड़ दूं। इसीलिए आपको बता रहा हूं बेटे कि आप इस चैप्टर के ऊपर सबसे लास्ट में आइएगा। आपकी मर्जी है, ये तो आप चैप्टर नंबर 1 पहले पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे तो आप पहले हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ लेना क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, या फिर उसके बाद सैलरी को पढ़ लेना, या तो ये सीक्वेंस रख लेना, या आप कहो कि नहीं सर हम पहले ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, ये आपकी मर्जी है। पर बिजनेस इनकम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है जो शुरू होगा और पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ख़त्म भी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में क्योंकि चॉइस रहती है, तो हर स्टूडेंट की ये कोशिश होती है, हर मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट की ये कोशिश होती है कि इसको चॉइस से निपटा दिया जाए, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन्स का चैप्टर आएगा। इसमें हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, बट ये सब चैप्टर मेजर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक स्मॉल चैप्टर है जिस पर कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं आता, तो ढूंढना भी मत एग्जाम में। क्लबिंग ऑफ इनकम मेजरली थ्योरी है, सेट ऑफ मेजरली थ्योरी है। डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर कई बार आधा सैलरी इनकम में पढ़ा दिया जाता है और आधा अलग से पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जब आप सारा सीख जाएंगे तो ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ेंगे। रिटर्न एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, और मिसलेनियस में हमारी कुछ कोर्ट जजमेंट्स होती हैं जो कि हमने पढ़ दी हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटे कि बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे से पढ़ना है, सैलरी इनकम बहुत अच्छे से पढ़ना है, हाउस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कैपिटल गेन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीकॉम ऑनर्स में प्रोग्राम वाले बच्चे कैपिटल गेन्स को थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी वो भी सारा पढ़ेंगे। इन 4-5 चैप्टर में से आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस आएंगे, और ये सब लेंथी चैप्टर है, मैं इनके आपको स्मॉल नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और बाकी पढ़ने तो हमें सारे हैं, लेकिन ये मेजर हैं, इनसे हमने कोई क्वेश्चन आए तो फुल मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करनी है। बिजनेस इनकम को हम लास्ट में पढ़ेंगे। मैं उसे ऐसे पढ़ाऊंगा कि 2-3 घंटे या 4 घंटे की क्लासेस में उसके सारे मेजर पार्ट्स को मैं कवर कर दूंगा, और फिर उसको आप लास्ट में जितना एक्सपर्ट होना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहें, कीजिएगा। ये हमारा बेसिक वो था। सैलरी चैप्टर बहुत लेंदी होता है, टाइम लेता है। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर छोटा होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स हाउस प्रॉपर्टी को पहले पढ़ लेते हैं और सैलरी को बाद में पढ़ते हैं, और कुछ कहते हैं कि सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। ये हमारा मेजर कोर्स का पार्ट है। आइए, बहुत समय लिया, माफी चाहता हूं, वरना आपको पता ना चलता। इनकम टैक्स जो हमारा पहला चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स, जहां से एग्जाम में थ्योरी आएगा।
ठीक है, उसमें हम सेक्शन 1 to 4 कवर करेंगे। मैं इसको ना हटा देता हूं, ये सारा मैंने हटा दिया। क्योंकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो ना आपको, ठीक है। नाउ बेसिक कंसेप्ट्स, इसमें आएंगे सेक्शन 1 to 4। सर क्या इनकम टैक्स में सेक्शन भी याद करने पड़ेंगे? नहीं बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर हम सेक्शन कह देंगे, वो आपको याद हो ही जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर नंबर 1 को हमने नाम दिया है बेसिक कंसेप्ट्स, और यहां से थ्योरी ज्यादा आएगी। जहां पर थ्योरी होती है वहां पर एमसीक्यू का स्कोप होता है। नंबर 1, इसमें हम सेक्शन 1 to 4 पढ़ने वाले हैं। नाउ सर सेक्शन 1 क्या है? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ है, भले इसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन ये लॉ है, और किसी भी लॉ का सेक्शन नंबर 1 उसका स्कोप बताता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी बताता है, मतलब वो उसका नाम बताता है, उसका डेट ऑफ बर्थ बताता है, और उसका ऑपरेशन का एरिया बताता है। पढ़े आराम से, जल्दबाजी नहीं। तो दिस एक्ट इज टू बी कॉल्ड एज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहले ये नाम बता रहा है कि मेरा नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और एक कमाल की बात है, यहां लिखा है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम थी, जब धारा 370 लगी हुई थी तो ये प्रॉब्लम आती थी कि इनकम टैक्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो अब आपने समझ लेना है कि इनकम टैक्स होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, और वैसे भी अब धारा 370 हट चुकी है, तो इसीलिए अब तो हिंदुस्तान के कानून वैसे भी पूरे हिंदुस्तान पर लागू होते हैं। इसीलिए अब इस लाइन की इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ कम हो गई है, तो वो आपसे एग्जाम में अब ये वाली बात नहीं पूछेंगे, लेकिन पहले वो पूछ लिया करते थे। इट केम इन टू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। तो 1961 एक्ट का नाम है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई थी 1962। तो सेक्शन नंबर 1 में कुछ खास नहीं है। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 2, जिसमें हमने पढ़नी है डेफिनेशंस, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का। पर रुको, सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 3 आएगा, और सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 आएगा, बट मैं आपको सेक्शन 1 के बाद सीधा लेके जाऊंगा सेक्शन नंबर 4 पर। एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। और बहुत बहुत बच्चे जो इनकम टैक्स पढ़ लेते हैं ना, उनको भी पता नहीं रहता कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। नोट करो, इस पूरे कोर्स में मैं कई बार चार्जिंग सेक्शन की बात करूंगा, लेकिन चार्जिंग सेक्शन पूरे के पूरे इनकम टैक्स एक्ट का जो है वो है सेक्शन नंबर 4। दिस इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो पहले हम इस चार्जिंग सेक्शन को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, और फिर हम डेफिनेशंस के सेक्शंस के ऊपर जाएंगे। पढ़िए। फर्स्ट रीडिंग में आपको आधी बात समझ में आएगी। मैंने लिखा है कि जो सेक्शन 4 है उसे हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। बार बार बता रहा हूं, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था। क्या कहता है सेक्शन 4? सेक्शन 4 कहता है एवरी पर्सन whose total income during the previous year exceeds maximum amount not chargeable to tax is an assessee, and he is liable to pay tax
एट द रेट और रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट ऑब्लिक इनकम टैक्स एक्ट फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यहीं तक नहीं कहता, एक लाइन और कहता है, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम शेल डिपेंड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। सर ये कुछ समझ में नहीं आया तो बेटे इसे समझने में 2 से 3 क्लास लगने वाली हैं, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की गई है। और लॉ जब भी कुछ डिफाइन करता है तो वो डिफाइन करता है सेक्शन 2 में जाके। तो सेक्शन 2 में आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़नी है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, चार्जिंग सेक्शन कह रहा था एवरी पर्सन, तो हम आम भाषा में जो पर्सन इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स कह रहा है कि मेरा मतलब उससे थोड़ा अलग है, इसलिए डेफिनेशन में जाके जरूर जरूर पढ़ लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, हुज टोटल इनकम, इस टोटल इनकम को मैंने बोल्ड किया। ठीक है, यानी टोटल इनकम को भी डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है ये हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक, एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पीछे साल में, एक्सीड थी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसे हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी आगे से कहा करेंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी हर व्यक्ति को कहा गया कि भाई एक छोटी इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना। अब आप बच्चे हैं, अगर आपके मन में आया कि सर मेरी पढ़ाई पर मेरे माँ बाप को बहुत खर्च करना पड़ता है, वो बचपन से खर्च करते आ रहे हैं, अब हम कॉलेज में आ गए हैं, तो क्यों ना उनका कुछ खर्चा बांट लिया जाए। बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहते होंगे भाई क्या बताऊं, गाना सुनाऊं। ठीक है, एक गाना है ना, साडा बापू जमींदार कित्थों लेके देवे कार। मतलब कुछ बच्चे तो पैसे की चिंता नहीं करते, वो कहते हैं हमारे फादर के पास बहुत पैसे हैं, मदर के पास बहुत पैसे हैं। एक कुछ बच्चे, उनको लगता है कि यार माँ बाप की पेन होती है कि वो हमें यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ कंट्रीब्यूशन दें, कुछ हम अर्न करें। पढ़ते हुए कुछ लोग अर्न करते हैं, तो क्या मैंने अर्न किया तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बताई है कि ठीक है, इस लिमिट तक अगर कोई व्यक्ति साल में कमाता है तो उसे टैक्स नहीं देना, उसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ओके सर, कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं देना, ये वाली बात ना फाइनेंस एक्ट में लिखी जाती है और कई सालों से वो लिमिट सेम चल रही है। तो फाइनेंस एक्ट का मेन काम क्या होता है, इस लिमिट को बदलना। ठीक है, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हर व्यक्ति जिसकी कुल आय पिछले साल में उस लिमिट को एक्सीड कर जाएगी जो कि लॉ फाइनेंस एक्ट में बताएगा, हम आने वाली 1-2 क्लास में पढ़ लेंगे, उसे हम असेसी बोलेंगे क्योंकि उसी ने टैक्स देना है। एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स, उसको जो टैक्स देना है वो पूछ रहा है कितना देना है, तो लॉ कह रहा है उसके लिए हम आपको रेट बताएंगे। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि इनकम टैक्स के रेट कहां लिखे जाते हैं, फाइनेंस एक्ट में लिखे जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में लिखे जाते हैं, या दोनों में लिखे जाते हैं, या दोनों में नहीं लिखे जाते। तो इनकम टैक्स के रेट और रेट्स, कुछ रेट ऐसे हैं जो फाइनेंस एक्ट में दिए हुए हैं और कुछ रेट इनकम टैक्स में दिए हुए हैं। यानी कि नॉर्मल इनकम्स के रेट फाइनेंस एक्ट में बताए जाते हैं, जबकि स्पेशल इनकम्स के रेट आपके इनकम टैक्स एक्ट में बताए जाते हैं। इसीलिए याद रख लो, अगर एमसीक्यू आ जाए कि टैक्स के रेट कहां लिखे जाते हैं, तो फाइनेंस एक्ट में भी हैं और इनकम टैक्स एक्ट में भी। ठीक है, फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम पिछले साल में उस लिमिट से ज्यादा होगी जो कि एग्जेम्प्ट थी, तो वो असेसी बन जाएगा, उसे टैक्स देना पड़ेगा
उन रेट या रेट्स पर जो कि हम फाइनेंस एक्ट या इनकम टैक्स में लिख के बता रहे हैं, और ये टैक्स कब देना होगा? असेसमेंट ईयर में देना होगा। सर टोटल इनकम का पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है उसके लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना पड़ेगा, जो कि अलग नेक्स्ट चैप्टर का मुद्दा रहेगा। इसका मतलब ये कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी यूज हो रही हैं, पहले हमें उनकी डेफिनेशन सीखनी है। ओके, आइए जी, यानी इस सेक्शन 4 से मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पकड़ी हैं। वरना आप कहेंगे कि सर सेक्शन 2 में तो 100 डेफिनेशन है, 100 की 100 पढ़ाओ। अभी 100 की 100 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी बात उसने बताई सेक्शन 4 में, पहले हम उतनी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। बाकी डेफिनेशंस जब जिस चैप्टर में जाएंगे उस चैप्टर में आएगी तब पढ़ेंगे। ओके, डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर देता हूं, जो हर अच्छा टेक्स्ट का टीचर आपको क्लैरिफाई करेगा, कि जब आप डेफिनेशन आपसे पूछी जाए और आप अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आते हैं, तो आपने डेफिनेशन के वर्ड्स को चेंज नहीं करना होता, लॉ की लैंग्वेज में लिखना होता है। लॉ के अंदर, इनकम टैक्स लॉ के अंदर खासकर डेफिनेशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज किया जाता है। पहला, इंक्लूसिव। सबसे पहले इंक्लूसिव। अगर डेफिनेशन के अंदर वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूड्स, तो इसका मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। गवर्नमेंट लिस्ट बता रही है, गवर्नमेंट के लिए डिफाइन छोड़ो, इसको इंक्लूड करो, इसको इंक्लूड करो, इसको इंक्लूड करो, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अगर वहां इंक्लूड्स वर्ड लिखा है तो वो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में, वरना आपकी डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन होती है एक्सक्लूसिव, जिसमें लिखा होता है मींस, मतलब अगर ये है तो ही वो डेफिनेशन के अंदर कवर होगा, अदरवाइज कवर नहीं होगा। मतलब लॉ कुछ जगहों पर समझा पाता है इसका मतलब क्या है, और कई जगहों पर वो समझाने की झंझट में नहीं पड़ता, लिस्ट बना के दे देता है कि भाई ये लिस्ट पकड़ो, ये हो गया। तीसरी डेफिनेशंस होती हैं जिसमें लॉ दोनों को ही शामिल कर लेगा, और वहां पर वर्ड यूज होगा मींस एंड इंक्लूड्स, यानी वो मतलब भी बताएगा और एग्जाम्पल के तौर पे लिस्ट भी देगा। सर आप हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ ये चाहता हूं कि जहां पर जो वर्ड है उसकी चेंज मत कर देना, इंक्लूड्स को मींस मत कर देना, मींस को इंक्लूड्स मत कर देना, और मींस एंड इंक्लूड जहां है उसको वैसे ही रहने देना। यानी डेफिनेशन पढ़ते हुए ढूंढना, अगर इंक्लूड लिखा है तो याद करना इंक्लूड्स लिखा था, वरना आपकी डेफिनेशन में टीचर मार्क्स काटेगा। तो मार्क्स काटने के बहाने चाहिए, ठीक है। आइए जी, सबसे पहले आता है पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स, यहां लिखा है पर्सन इंक्लूड्स। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि देखो, क्योंकि मुझे टैक्स लेना है पर्सन से, तो पर्सन का मतलब आपको समझाऊंगा। तो पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर 7 कैटेगरीज बताई गई हैं, 7 कैटेगरीज, याद रखिएगा। पर्सन में 7 कैटेगरीज हैं, उन 7 कैटेगरीज को मिला के हम पर्सन के अंदर पढ़ते हैं। कैटेगरी का मतलब समझते हो ना, रिप्रेजेंटेटिव है। आओ जी, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन पर्सन, तो आप लिखेंगे पर्सन, अगर सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। पर्सन इंक्लूड्स, ध्यान से सुनना, सिर्फ इतना लिखेंगे। नंबर 1 एन इंडिविजुअल, नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3 कंपनी, नंबर 4 पार्टनरशिप फर्म, नंबर 5 एओपी बीओआई, नंबर 6 लोकल अथॉरिटी, नंबर 7 आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी जो मैंने हेडिंग दी हुई है, एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो मैंने पूरे पेज की डेफिनेशन यहां पर टाइप कर दी आपको समझाने के लिए। आपने केवल 7 कैटेगरीज के नेम्स लिखने हैं। क्या कहा? इन 7 कैटेगरीज के नेम्स याद रखने हैं। 2 बार पढ़िएगा, आंखें बंद कीजिएगा। हाँ, पर्सन इंक्लूड्स
बोलो क्या? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कुछ बच्चे रटने के बहाने ढूंढते हैं कि पहले अक्षरों से ये बनाओ वो बनाओ, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, केवल 7 कैटेगरीज की हेडिंग लिखना बस, और कुछ नहीं लिखना। अब आपके समझने के लिए, एमसीक्यू को समझने के लिए हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, तो लोग कहेंगे कि सर अगर ये ना भी लिखा होता तो भी तो मैं इंडिविजुअली इसका मतलब समझता। पर्सन का मतलब कौन होता है? एक व्यक्ति, ठीक है। तो लॉ कह रहा है कि देखिए, जो भी व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है, वो इनकम टैक्स देगा, उसमें मेल भी आएंगे। और यहां पर नारी शक्ति को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फीमेल भी अगर कमाती हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। लॉ कह रहा है भाई आप भी कमाते हो, टैक्स दो। कॉमन जेंडर है तो वो भी सम्मान के उतने ही अधिकारी हैं। तो सरकार कह रहा है कि सरकार निर्माण में भी आप उतने ही अधिकारी हैं। तो जो कॉमन जेंडर हैं वो भी बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो वो उनको भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो सर कोई स्टूडेंट पूछे, ठीक है सर मेल देगी, फीमेल देंगे, थर्ड जेंडर देंगे, सर माइनर भी टैक्स देंगे? माइनर कौन होता है? आपने बिजनेस लॉ पढ़ा था, उसमें एक चैप्टर था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां बताया गया था माइनर कौन है, मेजर कौन है। तो जनरल मीनिंग तो यही है कि जिसकी 18 ईयर्स की एज नहीं हुई वो माइनर है। आप सब अब मेजर हो चुके हैं। तो आपको लगेगा कि सर हम तो टैक्स देंगे, पर माइनर को तो हमारे देश में कई अधिकार प्राप्त हैं, कई सुरक्षाएं प्राप्त हैं, कई बेनिफिट्स प्राप्त हैं, तो वो बेचारे क्यों टैक्स देंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, माइनर, अगर माइनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर इनकम आती है तो फिर माइनर को टैक्स देना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एक माइनर बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं, वो कैसे टैक्स देगा? तो उसके प्रोविजंस हैं, पर उसको टैक्स देना है, ये बात आपको समझनी है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या होता है? जो समझ नहीं सकता, जिसकी सोचने समझने की क्षमता कम है। अब एक व्यक्ति है जिसकी सोचने समझने की क्षमता कम है, तो क्या हुआ? उसके नाम पर भी कोई बिजनेस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनसे इनकम आ रही हो, तो उसको टैक्स देना पड़ सकता है। सर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का कुछ उदाहरण दो, तो मेरे पास 2-3 उदाहरण है। एक तो है कोई मिल गया। कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को दिखाया है कि वो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से भी छोटा है। एक मूवी आई थी गदर, अब वो 2003 में शायद आई थी, कि कब आई थी, हो सकता है आपने ना देखी हो। तो उसमें एक पर्सन था, उसको पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बोलते हैं। बाकी आपने बिजनेस लॉ पढ़ा है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, बस ये। लेकिन इस इंडिविजुअल में आपको समझना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इंडिविजुअल मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, एज कुछ भी हो, अनसाउंड माइंड का क्यों ना हो, उसके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। सर माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड टैक्स कैसे भरेंगे वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको नोट के माध्यम से बताया है कि अपने माइंड में अगर ये डाउट है तो बाहर कर दीजिए कि सर क्या माइनर की इनकम पे टैक्स होता है? यस, माइनर की इनकम पे टैक्स लिया जाता है और ये क्लबिंग ऑफ इनकम में कवर होता है। अब क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ते पढ़ते बहुत दूर हो जाएगी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कि माइनर की इनकम को उसकी पेरेंट की इनकम में जोड़ के पेरेंट से कहते हैं कि आपको टैक्स दे देना है। मैं पेरेंट हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, माइनर बच्चे भी हैं, मेजर बच्चे भी हैं। तो जो माइनर बच्चे हैं उनके नाम से मैंने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, उनके नाम से मैंने पीपीएफ डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई माइनर बच्चे की इनकम उसके पेरेंट, मदर या फादर, किसकी इनकम में जुड़ेगी वो हम क्लबिंग में बताएंगे, वहां जोड़ के उनसे पेरेंट से टैक्स ले लेंगे, ठीक है। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैटर है। मैं कौन? गगन कपूर। सरकार पूछ रही है कि गगन क्या तुमने शादी की है?
मैंने कहा हाँ जी, एक लड़की मेरे चक्कर में फंस गई तो हमारी शादी हो गई। कह रहे ठीक है, तुम और तुम्हारी वाइफ, ये एक परिवार हो गया। ठीक है, हमारे 2 बच्चे, ये एक परिवार हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैं पर्सन 1, मेरी वाइफ इंडिविजुअल है पर्सन 2, और हमारे 2 बच्चे हैं, माइनर है मेजर है वो अलग बात, पर्सन 3 पर्सन 4। गवर्नमेंट कहती है कि कपूर साहब, आप अपने परिवार को, एचयूएफ को इनकम टैक्स में एक अलग पहचान दिला सकते हो। तो फिर एक पर्सन के पास जो इनकम कमाने से बेनिफिट आते हैं वो एक एचयूएफ को भी आ जाएंगे। क्योंकि मैं हिंदू हूं इसीलिए केवल हिंदुओं को ये अधिकार है कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से भी इनकम कमा सकते हैं और अपनी एचयूएफ को बना के भी इनकम कमा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, एचयूएफ को अलग मिल जाएंगे, मुझे अलग मिल जाएंगे। सर वो क्या बेनिफिट हैं, तो वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात बता देता हूं जो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी एनुअल इनकम मान लीजिए 12 लाख रुपए है। ठीक है, और मैंने एक एचयूएफ बनाया और एचयूएफ की इनकम मान लेते हैं 8 लाख रुपए है। तो मेरी इनकम 12 लाख अलग, एचयूएफ की इनकम 8 लाख अलग। हर व्यक्ति को एक मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है जिस लिमिट तक उसको टैक्स नहीं देना, जो कि 2.5 लाख है। तो 12 लाख में से 2.5 लाख माइनस करके मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। सिमिलरली एचयूएफ में भी 2.5 लाख माइनस करके फिर इनकम दूंगा, टैक्स दूंगा। तो भाई मेरी इनकम, मेरे परिवार की इनकम सब एक ही है, लेकिन टैक्स देने का बेनिफिट मुझे अलग से मिल जाएगा। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में हर कोई आएगा। पर्सन इंक्लूड्स एचयूएफ, एचयूएफ का मतलब हिंदू परिवार। अब सर हिंदू परिवार क्या होता है, हिंदू परिवार क्या होता है, इसको आपको लॉ में जाके पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये मैं नहीं समझा रहा कि हिंदू परिवार क्या होता है, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एचयूएफ की कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो हमारे देश में कई सारे कानून हैं, सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एक्ट है, वो बता देगा कि एचयूएफ क्या होता है। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बारीक बातें आपको बताने जा रहा हूं, सुनो। एचयूएफ इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, मतलब ये हमारे लिए एक सेपरेट पर्सन है इनकम टैक्स में, और ये सेपरेट पर्सन एचयूएफ इनकम कमा सकता है और टैक्स पे कर सकता है सेपरेटली। सेपरेटली पे करने से हमें कुछ फायदे होते हैं, इसलिए हर एक परिवार को अपना इनकम टैक्स में अलग एचयूएफ बनाना चाहिए अगर उसके पास ये सुविधा है तो। इसमें लिखा है कि एचयूएफ इज डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ एज अ फैमिली consist of all males lineally descendant from a common ancestor। तो यहां पर जो मेल्स हैं लीनियली डिसेंडेंट लिखा हुआ है उनको कवर किया गया है, और उनकी वाइफ्स जो होंगी वो भी इसका पार्ट होंगी, अनमैरिड डॉटर्स भी इनका पार्ट होंगी। अब बेटे क्योंकि हम इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अब एचयूएफ की कितनी डिटेल में जाएं वो सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ कॉमन बातें बता रहा हूं। हिंदू लॉ में ऐसा लिखा हुआ था कि सभी मेल मेंबर्स जो किसी एक वंश के होंगे और अनमैरिड डॉटर्स जो होंगी वो हिंदू एचयूएफ का पार्ट होंगी, और जो भी को पार्टनर्स होंगे वो को पार्टनर्स क्या होते हैं, वो फैमिली के वो लोग होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि वो परिवार के संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं।
जैसे कि मेल और अनमैरिड डॉटर्स, ये क्या बन जाएंगे, ये को पार्टनर्स बन जाएंगे। ये कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी का पार्टीशन करो, हमें हमारा हिस्सा दे दो। लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो फीमेल मेंबर्स, मतलब जो डॉटर्स भी होंगी ना, तो उनका भी इक्वल राइट होगा जो कि मेल मेंबर्स का होता है। तो बहुत डिटेल में एचयूएफ के आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि मेल मेंबर्स के साथ साथ जो फीमेल मेंबर्स हैं, डॉटर्स भी जो हैं, अब वो भी उसका पार्ट हैं और वो भी प्रॉपर्टी की डिवीजन की डिमांड कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए कहते हैं को पार्टनर्स के अंदर 4 जनरेशन्स आएंगी, उससे ज्यादा पुरानी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इतनी डिटेल में वो आपके पास जाएंगे नहीं, बस हमने ये समझना है कि एचयूएफ को एक अलग पर्सन का दर्जा दिया गया है और उसमें एक टैक्स का बेनिफिट होता है, और अब फीमेल मेंबर्स भी उसके को पार्टनर्स हैं। और एचयूएफ का जो कंसेप्ट है वो हिंदू रिलीजन पे लगता है, और हिंदू रिलीजन जो है, जैन कोई अलग रिलीजन नहीं है, वो भी हिंदू रिलीजन है, इसलिए जैन परिवार भी एचयूएफ का फायदा इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जो सिख हैं, सरदार हैं, वो भी ले सकते हैं। जो बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी ले सकते हैं, और पारसी भी ले सकते हैं। तो जैन तो हम समझते हैं, सिख भी मैं समझता हूँ, बौद्ध भी समझता हूँ, पारसी भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी। बट यह है कि मुस्लिम्स जो होंगे वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए एचयूएफ का कंसेप्ट नहीं लगेगा, जो कि मुझे यहां से समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पर्सन के अंदर आती है कंपनी, यानी कंपनी को भी अपनी इनकम पर इनकम टैक्स देना होगा। तो हमने जो चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, उस चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ था कि एवरी पर्सन, तो लॉ पर्सन की डेफिनेशन बता रहा है कि पर्सन में इंक्लूड होंगे इंडिविजुअल, पर्सन में इंक्लूड होंगे एचयूएफ, पर्सन में इंक्लूड होगी कंपनी, यानी कंपनी भी इनकम टैक्स में पर्सन है, उसे भी टैक्स देना है। अब वो कंपनी किसी भी तरीके की हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, नॉन गवर्नमेंट हो, नॉन प्रॉफिट हो, जो मर्जी हो। सिमिलरली लॉ में कहा गया है कि पर्सन इंक्लूड्स फर्म्स, और फर्म्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक होते हैं पार्टनरशिप फर्म, एक होती है एलएलपी। एलएलपी एक नए प्रकार का बिजनेस व्हीकल है जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के मिली जुली एडवांटेजेस हैं। तो एलएलपी इज अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म, मतलब एक तरीके से ये कंपनी है that gives benefits of a company, limited liability and the flexibility of partnership। तो ये बीच का एक रूप है जो पार्टनरशिप से थोड़ा आगे जाता है और कंपनी से थोड़ा पीछे रह जाता है। मतलब कंपनी की तरह आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करने, और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी लिमिटेड है। एलएलपी को भी एक सेपरेट एंटिटी मानना है, और उसकी लाइबिलिटी उसके पार्टनर्स की जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, जैसे कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और एलएलपी में कंपनी का भी और पार्टनरशिप फर्म का दोनों के वो पाए जाते हैं। ये हाइब्रिड है एक तरीके से, ये हमने आपको बताया कि एमसीक्यू पर्पस के लिए। अब 2 बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको बतानी है जिस पर आपको एमसीक्यू या छोटा सा पॉइंट आ सकता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पर्सन, डेफिनेशन दी गई है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और फर्म। यहां तक आपने बात समझ ली। अब मान लीजिए एक बन गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है मिल के काम हो रहा है, जॉइंट में काम हो रहा है। अब ये जॉइंट वेंचर किया इंडिविजुअल 1 ने, इंडिविजुअल 2 ने और इंडिविजुअल 3 ने, 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया। अब आप कह रहे हो सर ये तो पार्टनरशिप फर्म हो गई। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, यानी हम पार्टनरशिप डीड वीड नहीं बना रहे, हम पार्टनरशिप नहीं है, हम तो जॉइंट वेंचर हैं। तो ऐसे में
क्या हम इसे पर्सन मानेंगे और क्या इसे इनकम टैक्स में टैक्स देना होगा? तो लॉ कहता है देखो, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, तीन इंडिविजुअल, लेकिन ये लोग मिलकर के पार्टनरशिप नहीं बना रहे, तो हम इसे बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब एक ऐसा संगठन, एक ऐसा यूनिट जिसके मेंबर्स हैं इंडिविजुअल और वो पार्टनरशिप नहीं बना रहे हैं, वो कंपनी नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या हैं? वो फिर कहलाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक दूसरा जॉइंट वेंचर है, उसमें एक इंडिविजुअल है, एक उसमें कंपनी पार्टनर है, एक उसमें पार्टनरशिप फर्म पार्टनर है। तो ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। तो अलग अलग पर्सन अगर मिलके जॉइंट वेंचर करते हैं तो हम उसे बुलाते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है? तो ऐसी संस्थाएं जिनमें अलग अलग कैटेगरी के पर्सन हो उसे बोलते हैं एओपी, और ऐसी संस्थाएं जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल हों और वो पार्टनरशिप फर्म भी ना बना रहे हों तो उन्हें हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पढ़िए, एओपी का मतलब है कि यहां पर एक से ज्यादा पर्सन है जो मिल करके इनकम अर्न कर रहे हैं और जिन्होंने पार्टनरशिप नहीं बनाई है। तो एक से ज्यादा पर्सन से मेरा मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल है, एक फर्म है, एक कंपनी है, अलग अलग किस्म के पर्सन अगर पार्टनरशिप नहीं बना रहे और मिल के काम कर रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे एओपी। यहां लिखा है टू और मोर पर्सन मे बी इंडिविजुअल और अदर इक्विटीज, मतलब इंडिविजुअल और साथ में पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इस तरीके से। बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मींस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ने मिलकर के एक एंटिटी बनाई है और वो इनकम कमा रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप नहीं बना रहे। तो बताओ, आपसे अगर पूछा जाए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्संस का समूह है और इसमें केवल इंडिविजुअल्स का समूह है। ठीक है, ये बात यहां लिखी है, तो ये आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगी। एक होती है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक उनके नीचे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्हें हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके नीचे जो गवर्नमेंट है उसे हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज। इसमें आती है पंचायत, इसमें आती है म्युनिसिपल अथॉरिटी और इसमें आती है कंटोनमेंट बोर्ड। तो अगर पंचायत कोई कमाई कर रही है, म्युनिसिपैलिटी कोई कमाई कर रही है, कंटोनमेंट बोर्ड कोई कमाई कर रहा है, तो वो पर्सन है, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। अब सुनने में अजीब लगता है कि सर एक सरकारी संस्था को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है देखो, पहले यहां पर हम लाइबिलिटी बनाएंगे, फिर आगे जाके जो हमने एग्जेम्पशंस के सेक्शंस बना रखे हैं 10 to 13, वहां जाके देखेंगे कि इनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। लेकिन अगर किसी की जिम्मेदारी बनानी है तो पहले उसे पर्सन की डेफिनेशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है सारा थ्योरेटिकल बात हो रही है, थोड़ा सा आपको घबराहट हो रही है, घबराने वाली कोई बात नहीं, खत्म। मुझे बताइए इंडिविजुअल में कौन कौन आता है? सर पर्सन में कौन कौन आता है? दोबारा लिखता हूं। सर पर्सन में 7 कैटेगरी के लोग आते हैं। इंडिविजुअल आते हैं, समझ लिया। हिंदू के परिवार आते हैं, समझ लिया। कंपनी आती है, समझ लिया। फर्म आती है, समझ लिया। वो संस्थाएं आती हैं जो पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रही, जॉइंट वेंचर हैं, तो वो या एओपी हैं या बीओआई हैं, समझ में आ गया। एक हो गई हमारी लोकल अथॉरिटी, समझ में आ गया। ठीक है, इनको छोड़ करके जो भी बच गए ऑल अदर्स, उनको नाम दिया गया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके अंदर आएगी। ठीक है, प्रभु जी इसमें आएंगे। प्रभु जी मतलब भगवान जो हैं, देवी देवता जो हैं, जिनको भी आप स्पिरिचुअल पावर्स कहते होंगे, वो सब इसके अंदर आएंगी। अब एक बार अजीब लगेगा कि भाई प्रभु से कौन टैक्स ले सकता है,
तो सरकार कहती है कि भाई प्रभु को पैसे की आवश्यकता नहीं है, इंसानों ने प्रभु का इस्तेमाल करके जो भी क्रिएट कर रखा है उसको हम टैक्स के दायरे में लेके आना चाहते हैं। इसका मतलब अगर प्रभु के नाम पर कोई डोनेशन आ रही है, कोई पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, पहले हम उसे पर्सन बनाएंगे, फिर ये तय करेंगे कि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट करनी है या नहीं करनी। तो जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पर्सन हैं, वो यहाँ पर पर्सन मानी जाएंगी और उनसे हम टैक्स लेंगे। अब एक व्यक्ति से पूछा जाए भाई साहब ये पैसे किसके हैं, वो कह रहे ये पैसे तो प्रभु के हैं, प्रभु के सामने पड़े हैं, प्रभु के हैं। तो सरकार कहते हैं कि भाई इन प्रभु को यहाँ पे देखभाल कौन करता है, तो जो भी उनका केयर टेकर है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा और उसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स का जो है कलेक्शन करेगी। ठीक है, तो एक लास्ट कैटेगरी है वो पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मीन्स ऐसी एंटिटीज जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन उन्हें सेपरेट एंटिटीज लॉ मानता है और उन्हें स्यू करता है थ्रू पर्सन मैनेजिंग देम। तो बड़ा अजीब सी लाइन है। तो जो बच गया 6 कैटेगरीज में वो यहां आएगा। आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा बताओ क्या ये पर्सन है, तो आप देखना क्या वो इंडिविजुअल है, नहीं, क्या वो एचयूएफ है, नहीं, क्या वो कंपनी है, नहीं, क्या वो फर्म है, नहीं। कंपनी होगी तो उसके पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ऐसे वर्ड लिखे होंगे, कंपनी भी नहीं है। क्या कोई जॉइंट वेंचर है, नहीं है। क्या सरकारी संस्था है, नहीं है। तो वो क्या बच गया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्जाम्पल, भगवान के नाम पर अगर कुछ हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर, उनकी मूर्तियों के नाम पर कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटीज को भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या पर्सन है, तो यस, कौन सी कैटेगरी में आएगी, एजेपी में आएगी। बार काउंसिल्स देखते हो ना, वकीलों के, लॉयर्स के जो काउंसिल्स वगैरह बने होते हैं, जो कॉरपोरेशंस बनी होती हैं, इन सब को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत समय लिया, पढ़ाया क्या, पढ़ाया सिर्फ ये कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, पर्सन इंक्लूड 7 कैटेगरीज, केवल आपने नाम याद रखने हैं। सर ये जो बॉक्स में पढ़ा है, ये लिखा है, ये सब रीड करने के लिए है, रीड करने से माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, रटने के लिए 7 कैटेगरीज को रट लीजिए और बाकी के बेसिक कंसेप्ट्स या बाकी की डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी लॉ को नया नया पढ़ते हैं, थोड़ा समय लगता है, पर घबराना नहीं है। 2-4 क्लासों के बाद फिर प्रैक्टिकल आना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।